फाइबर है उनका पाचन होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे गलियों में जो आवारा घूमते हैं वो क्या कई बार प्लास्टिक वगैरह खा लेते हैं, प्लास्टिक जाके रुमन के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाती और पशु जो है क्रूड फाइबर का आसानी से पाचन नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में रुमिनोटोमी करके और उसका जो भी पॉलीथीन वगैरह उसको बाहर निकाला जाता है ताकि रुमन की क्रिया को पुनः उसकी जो क्रियात्मक स्थिति को पुनः सही स्थिति में लाया जा सके। तो सर्जरी के द्वारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं जिनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो चुकी है किसी कारणवश, उनको वापस उसी क्रियाशीलता के अंदर सामान्य क्रियाविधि के अंदर लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उनके अंदर कोई भी विरूपण या विकृति आ चुकी है उसको ठीक किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि पशु प्रसव के समय उसका जो वेजाइना है उसमें पशु जब ब्याता है तो फीटस की इंजरी की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से फीटस जो इंजरी कर देता है और फिस्टुला बन जाता है, एनस और जो वेजाइना है वो कंबाइंड हो जाती है, जिसको वेजाइनो एनल फिस्टुला जो है वो कहा जाता है। तो उसको वापस करेक्ट करके और एनस और वेजाइना को अलग अलग सेपरेटली उनको किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की विकृतियों को या किसी अंग की क्रियाशीलता को पुनः स्थापित करना इस सर्जरी का मुख्य उद्देश्य होता है और उपकरणों की सहायता से या हाथों के कौशल द्वारा ये किया जाता है, उसको हम सर्जरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा डिटेल वाइज देख चुके हैं। यहाँ पे हम जो माइनर सर्जरी है, ठीक है। अच्छा, अब सर्जरी जो है दो प्रकार की होती है, एक तो है मेजर और एक है माइनर सर्जरी, ठीक है। मेजर सर्जरी नाम से स्पष्ट है, मेजर यानी काफी बड़ा भाग सम्मिलित होता है और जैसे देह गुहाएं हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, आपकी थोरेसिक कैविटी, ये भी उनमें सम्मिलित हो सकती हैं। तो यदि बड़ा भाग यदि सर्जरी के अंदर सम्मिलित होता है और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, ऐसी सर्जरी को कौन सी सर्जरी कहा जाता है? मेजर सर्जरी, ठीक है। उसमें रिस्क की फैक्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, बड़ा एक भाग जो है वो सम्मिलित होता है। जबकि माइनर सर्जरी, इसके अंदर क्या है, शरीर का माइनर छोटा भाग सम्मिलित होता है, ठीक है, और इसमें जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपके मुख्यतः ये माइनर वेटनरी सर्जरी जो है वो ही है आपके सब्जेक्ट में। इसके अतिरिक्त हम मेजर सर्जरी जो होंगी उनमें क्या क्या उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं उसके बारे में हम देखेंगे, कहाँ पे उसको इंसाइज करना है, ठीक है, और जो साइट प्रिपरेशन करनी है, किस दिशा में साइट प्रिपरेशन करनी है, कहाँ कौन से स्थान पे आपको साइट का प्रिपरेशन करना है, एनेस्थीसिया किस प्रकार का होगा, इसके बारे में थोड़ा जो मेजर सर्जरी में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक जो है छोटी जो माइनर सर्जरीज हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला हम देखें डी हॉर्निंग एंड डी बडिंग, क्रियाओं पर देखें। डी हॉर्निंग, डी बडिंग। डी बडिंग का तात्पर्य होता है सींग की जो कलिका है उसको नष्ट करना, सींग की कलिका को नष्ट करना। और जो डी हॉर्निंग है ये है जब सींग बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में सींग को हटाने की प्रक्रिया को हम डी हॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। डी हॉर्निंग, हॉर्न को हटाना, सींग को हटाना, और डी बडिंग यानी बड को हटाना, सींग की जो कलिका है उसको हटाना। अब डी बडिंग, पहले हम एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, डी बडिंग के बारे में। डी बडिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और किस किस प्रकार से की जाती है। डी बडिंग की प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है, पहले तो हम इसका उद्देश्य देखते हैं। डी बडिंग यानी सींग की कलिका को जब वो शुरू होती है,
शुरुआत में ही, शुरुआती अवस्था के अंदर ही उस सींग की कलिका को हटा दिया जाता है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सींग की कलिका को हटा देंगे तो सींग उगेंगे नहीं, ठीक है, सींग वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कलिका को ही नष्ट कर दिया। तो उस कलिका से ही, उस बड से ही क्या बनना है? पूरा सींग बनना है। उसको नष्ट करने से वो सींग बड़ा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्यों बड़ा नहीं होने दे रहे हम? क्या उद्देश्य हैं? एक तो जो सींग रहित पशु हैं, जैसे कुछ हमारी नस्लें जैसे एचएफ हैं, इनके अंदर सींग रहित जो पशु हैं वो क्या होते हैं? थोड़े सुंदर व आकर्षक दिखाई देते हैं। पहला तो ये है इसका उद्देश्य, सींग रहित पशु सुंदर व आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। चलो, सुंदरता और आकर्षण तो पहले है ही है। इसके अलावा दूसरा जो है कि सींग रहित जो पशु हैं, इनका कंट्रोल है, इनको काबू में करना क्या होता है? आसान होता है। सींग रहित पशु को काबू में करना क्या होता है? आसान, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि भाई एक हमारे घर में एक तो सींग वाली गाय है, भले वो नहीं मार दे, लेकिन उसके पास जाने से क्या होता है? थोड़ा डर होता है कि कई बार ये घुमा दे सिर, तो उस स्थिति में क्या हो? सींग लगने की वजह से चोट लग सकती है, ठीक है। और दूसरा, यदि सींग रहित पशु होगा और वो हालांकि विशेष भी होगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल इजीली कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमें सींग से कोई भी खतरा नहीं रहेगा। सींग नहीं होंगे तो हमें कोई चोट लगने का वैसे खतरा नहीं रहता है, हम उसको काबू में करने का हौसला उसमें ज़्यादा रहेगा हमारे अंदर, ठीक है, बजाय कि सींग वाले पशु की। सिंपल सी बात है। और जो देखते हैं हम हमारे घरों में भी कि भाई सींग रहित जो पशु हैं वो थोड़े सुंदर और आकर्षक जो हैं वो दिखाई देते हैं, और उनकी वैल्यू जो है सींग वाले पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जैसे एक तो सींग रहित गाय है, एक सींग वाली गाय है, दोनों का दुग्ध उत्पादन यदि समान है, तो भी जो सींग रहित गाय होगी उसकी वैल्यू जो है सींग वाली गाय की अपेक्षा कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मुख्य इसके उद्देश्य। इसके अलावा जो सींग रहित पशुओं को कम स्थान पर आसानी से ज़्यादा प्रबंधित किया जा सकता है, ज़्यादा को प्रबंधित किया जा सकता है या रखा जा सकता है। सींग वाले जो पशु हैं उनमें क्या होगा? आप देखेंगे फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट जो उनकी होगी, यानी उनको जितना पशुओं का जो रखने का स्थान है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में या लूज हाउसिंग सिस्टम में, सींग वाले पशुओं की फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी बजाय कि सींग रहित पशुओं की, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो मेंजर लेंथ होती है, यानी जो ठान के अंदर हम उनके फीडिंग स्पेस रिक्वायरमेंट रखते हैं, ठान कितना लंबा बनाना है, तो ऐसी स्थिति में जो सींग वाले पशु हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा स्थान रोकेंगे बजाय कि सींग रहित पशु वो क्या है? थोड़ा कम स्थान रोकेंगे। तो इसलिए कम स्थान पर सींग रहित पशु, ज़्यादा सींग रहित पशुओं को आसानी से प्रबंधित किया जाता है, जबकि जो सींग वाले पशु हों उनको ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ पशुओं में जो जिनमें बड़े सींग होते हैं उनमें क्या होता है? कई बार हॉर्न कैंसर हो जाता है। अगर हमने शुरुआत में ही सींग रहित कर दिया उसको, तो उनमें क्या होता है? हॉर्न कैंसर का खतरा बिल्कुल टल जाता है, और कैंसर का खतरा नहीं रहता, ठीक है ना। तो जो सींग रहित पशु हैं, हॉर्न ही नहीं होंगे, सींग होंगे ही नहीं, तो हॉर्न कैंसर कहाँ से होगा, ठीक है। इसलिए हम कई जो पशु हैं तो इसीलिए भी हम उनको सींग रहित बनाते हैं ताकि आगे उनमें क्या हो? हॉर्न कैंसर का खतरा नहीं रहे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ ब्रीड्स हैं जैसे एचएफ हैं, एचएफ नस्ल के जो प्राणी हैं
उनमें भी जैसे सींग जो होते हैं वो काफ़ी एक प्रकार से फ्रेजाइल कह सकते हैं हम, वो थोड़े से ही दबाव की वजह से टूट सकते हैं, ठीक है। तो उनमें टूटे नहीं, इसीलिए हम उनको क्या है कि पहले ही उनको सींग रहित बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उनके फ्रेजाइल हॉर्न्स से बचाने के लिए उनको हम पहले ही क्या कर देते हैं, उनको सींग रहित बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये डी बडिंग की जो प्रक्रिया है वो की जाती है, ठीक है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं डी बडिंग के, कि एक तो भाई सींग रहित पशु जो होगा उसको काबू में करना आसान होगा, कम स्थान पे ज़्यादा पशुओं को हम काबू में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त सींग रहित जो पशु है वो ज़्यादा सुंदर व आकर्षक दिखाई देता है, और सींग रहित पशुओं में हॉर्न कैंसर का खतरा नहीं रहता। ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा पशुओं को सींग रहित करने के लिए जो डी बडिंग की जाती है, वो कौन कौन से मेथड्स ऑफ डी बडिंग। तो डी बडिंग की प्रक्रिया के लिए जो मेथड्स हैं वो एक तो एक केमिकल मेथड, रासायनिक तरीका, दूसरा जो है हॉट आयरन मेथड, गरम छड़ विधि द्वारा, गरम छड़ के द्वारा, और गरम छड़ की बजाय हम एक जो इलेक्ट्रिक डीबडर है इसके द्वारा भी, ये भी क्या है उसी प्रकार का ही हॉट आयरन की तरह, इसमें तो हमें आग के ऊपर करना पड़ता है छड़ को गर्म, और इलेक्ट्रिक डीबडर में क्या है इलेक्ट्रिक प्लग में हमने डाला और उससे वो छड़ जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मुख्य मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम डी बडिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। अब इन मेथड को देखने से पहले एक जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। कौन सा एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया जाता है ताकि जब हम डी बडिंग की क्रिया करें तो पशु को, जो छोटे नवजात काफ हैं, उनको किसी प्रकार का दर्द का अनुभव न हो, इसलिए हमें क्या है एनेस्थीसिया उसको दिया जाना है। कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं ये देखते हैं। तो इसमें हम कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जैसे जाइलोकेन, जिसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, ये हम देंगे, ठीक है। अब लोकल एनेस्थीसिया में भी हम क्या करते हैं, जो नर्व ब्लॉक है वो किया जाता है। और कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं हम, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। ये कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किया जाता है। कॉर्नुअल नर्व सीन को जाने वाली नर्व है, जो कि लेक्राइमल नर्व की एक ब्रांच होती है। और कहाँ से गुजरती है हम देखें, यहाँ पे इस प्रकार से सींग की जो कलिका है वो बनेगी, है ना, एक डोर सा बनेगा, वो सींग की कलिका होगी, ठीक है। इस भाग के अंदर आप देखेंगे यहाँ सींग और आंख का जो लेटरल कैंथस है, इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पे एक फोसा होता है, जिसे इस प्रकार से यहाँ पे एक गड्ढे नुमा सी संरचना होगी, थोड़ा सा गड्ढा सा यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसको हम टेम्पोरल फोसा कहते हैं, ठीक है। यहाँ इस टेम्पोरल फोसा के अंदर हमें देना है, तो इसके लिए क्या हमें ध्यान रखना है, जैसे कि इस प्रकार से ये नर्व आएगी, एक तो ये आँख को जा रही है लेक्राइमल नर्व, और इसी की एक ब्रांच यहाँ पे इस प्रकार से ये एक ब्रांच जो कॉर्नुअल नर्व होती है वो कहाँ जाती है, सींग के आधार भाग को जाएगी, ये ब्रांच आ रही है, ठीक है।
अब ये नर्व जा रही थी, इसके पास में हम यदि लोकल एनेस्थीसिया इन्फ्यूज कर देते हैं तो ये आगे जो जाने वाला, आगे से जहाँ से संवेदनाएं आ रही हैं वो भाग क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। और ये हम चाहते हैं कि ये भाग क्या हो जाए, सुन्न हो जाए। ठीक है, अब हम देखो ये एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हम काल्पनिक रेखा मानते हैं यहाँ पे, जो आंख के लेटल के अंदर, आंख के साइड वाले भाग से लेके और जहाँ पे सींग की कलिका है उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा हम अपने दिमाग में रखते हैं। और इसके बीचों बीच जो टेम्पोरल फोसा है, उसकी जो आर्क होती है, ऊपरी आर्क, उसके पास में यहाँ पे हम लगभग 2.5 ml लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे इन्फ्यूज करते हैं। और वो हमेशा जब इन्फ्यूज करते हैं तो सींग की तरफ इस प्रकार से करते हुए और उसको थोड़ा सा घुमाते हुए यहाँ पे एक आर्क सा बनाते हुए यहाँ पे इन्फ्यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, इस इन्फ्यूजन से क्या होगा, जो सींग को जाने वाली जो कॉर्नुअल नर्व है ये क्या हो जाएगी, डिसेंसिटाइज हो जाएगी, संवेदनहीन हो जाएगी और सींग से संवेदनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, कहाँ पे, मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाएंगी। और उस भाग में आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से कोई संवेदनाएं मस्तिष्क को नहीं जाती। तो ये ध्यान में रखना आपको, कौन सा नर्व ब्लॉक करना है, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, और किस प्रकार से करना है। और ऐसी ही प्रक्रिया दूसरी दिशा में भी हम दूसरी साइड में करेंगे। वही 2.5 ml वहाँ पे दूसरी दिशा के अंदर भी हमें इन्फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम जो भी प्रोसीजर अपनानी है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड या हमें हॉट आयरन मेथड अपनाना है, वो हम बाद के अंदर अपनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमें जो डीबडिंग की है वो, उसके लिए एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाना होता है। अब जो इसके मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड अभी हमने देखे, एक तो है केमिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल मेथड, रासायनिक तरीका, डीबडिंग का रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीके के अंदर क्या किया जाता है, जो सींग की कलिका वाला जो भाग है, उस भाग से हम सबसे पहले तो बाल हटाते हैं, क्लिपिंग की जाती है बालों की। ठीक है, यहाँ गोलाकार रूप में क्लिपिंग करते हैं कि इतनी दूर से हमने बाल हटा दिए। इससे क्या होगा, आपको जो सींग की कलिका है वो आसानी से दिखने लगेगी, विजिबल हो जाएगी। ये ब्लैक डॉट के रूप में सी रहेगी, थोड़ी सी हार्डिश ब्लैक डॉट के रूप में रहती है। अब यहाँ इसके चारों तरफ आप कोई भी जेली जो है, जैसे वैसलीन वगैरह, ये लगा दी जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी पदार्थ, रासायनिक पदार्थ आप लगाते हैं तो वो चारों तरफ फैले नहीं, इसके अंदर अंदर ही रहे। ठीक है, अन्यथा क्या होता है, कई बार वो गिर के आँख तक आ सकता है, कान की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पे वो नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको इसके चारों तरफ जेली जो है वो लगा देनी है। अब जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, एक तो है कि ये सामान्य सर्वाधिक काम में लिया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है पैलेट्स के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में, या फिर ये जैसे चौक के रूप में आता है। इस पदार्थ को पानी के साथ में मिला के और इस भाग के अंदर यहाँ पे हम कुछ समय के लिए यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और तब तक लगाते हैं जब तक कि ऊपर की स्किन जो है वो स्लफ होके, यानी उतर गए, और उसके नीचे का जो पिंकिश पार्ट है वो नहीं दिखाई देता, तब तक इसको यहाँ पे लगाया जाता है। ये होता है, और यहाँ पे ये लगाते हैं तो नीचे जो है पिंकिश जो है मांस जैसी संरचना है वो दिखाई देने लग जाएगी, ऊपर का जो स्किन है वो उतर जाएगी और नीचे पिंकिश संरचना जो है वो आ जाती है। और ये ही सेम प्रोसीजर हम उस दिशा में अपनाते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक विधि है जिसके द्वारा हम डीबडिंग की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी काम में ले सकते हैं। इसके
इसके अलावा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काम में लिया जा सकता है। तो ये और रासायनिक पदार्थ है जिनको डीबडिंग की क्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो रासायनिक विधि के अंदर आपको क्या जनरली कुछ नहीं, बस एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये पदार्थ अप्लाई कर रहे हैं सींग वाले भाग के ऊपर तो वो चारों तरफ ज़्यादा फैले नहीं, इसके लिए आपको उसके चारों तरफ एक बाउंड्री से बना देनी है। किसकी सहायता से? कोई भी जेली, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन वगैरह, ये चारों तरफ हम लगा देते हैं ताकि ये उससे बाहर ये फैले नहीं। ठीक है, और जो रासायनिक पदार्थ है उसके ऊपर तब तक लगाना है जब तक कि ऊपर की स्किन और वो कलिका खत्म होके और उसके नीचे हल्का सा पिंकिश सी जब संरचना नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक हम उसको वहाँ पे लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड है जिसको हम केमिकल मेथड कहते हैं, रासायनिक तरीका। दूसरा जो मेथड है वो है हॉट आयरन मेथड, गरम छड़ विधि। इसमें एक छड़ होती है इस प्रकार की, लंबी छड़ होती है, लोहे की बनी होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे उसके लिए पकड़ने के लिए होता है। इस छड़ को गर्म किया जाता है आग के अंदर, और जब तक ये बिल्कुल टिल रेड, बिल्कुल लाल गर्म ना हो जाए तब तक उसको गर्म किया जाता है। अब क्या करना है, हमने कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक दे दिया है। ठीक है, यहाँ से बालों को क्लिप कर लिया। ये जो सींग की कलिका है, इस सींग की कलिका वाले भाग के ऊपर कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक देने के पश्चात इस भाग के ऊपर इस छड़ को इस प्रकार से पकड़ के और यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे सीधा लगाएंगे, इस छड़ को बिल्कुल सीधा लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करते हुए, यहाँ पे ऐसे हल्का सा दबाव बनाते हुए चारों तरफ, और इस सींग की कलिका को जलाकर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जिसको हम हॉट आयरन मेथड कहते हैं, गर्म छड़ विधि इसको कहा जाता है, जिसमें एक लोहे की छड़ को बिल्कुल लाल गर्म करके, और जिससे इसमें बताया जाता है कि 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, और फिर उसके ऊपर कलिका के ऊपर जो है इसको लगा के थोड़ा सा वहाँ पे दबाव बनाते हुए कलिका को जलाकर नष्ट करके उसको निकाल दिया जाता है, और उसके पश्चात वहाँ पे कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है वो लगाया जाता है ताकि वहाँ का घाव जो है वो जल्दी भर सके। ठीक है, तो ये मेथड है हॉट आयरन मेथड, गरम छड़ विधि। और इसी का एक अन्य जो रूपांतरित भाग है उसमें हम क्या है कि इलेक्ट्रिक डीवडर भी काम में ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डीवडर क्या है, इसी प्रकार की एक लोहे की छड़ है, इस प्रकार की लोहे की छड़ होती है, और यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए एक होता है। ये एक वायर के द्वारा इसको जैसे प्लग पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो छड़ का अगला भाग है ये गर्म होता जाता है। ठीक है, जैसे हमारी रॉड होती हैं उस प्रकार से ये गर्म होता जाएगा, और ये लगभग इसका भी ये माना गया कि 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये गर्म होता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल लाल गर्म हो जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार से हम कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक लगा के और इस जो आपके भाग है, इसका जो कलिका का जो भाग है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक डीवडर है ये अप्लाई किया जाता है, और उस पर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए उस कलिका को जलाकर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये डीबडिंग के मेथड है ताकि पशुओं को सींग रहित, शुरुआती अवस्था में ही बड को हटा दिया जाता है ताकि पशु जो है वो सींग रहित स्थिति में बने रह सके। ठीक है, यानी उनके भविष्य में क्या हो, सींग ना आए, इसके लिए ये डीबडिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, धन्यवाद।